वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकोन इनसाइट्स पे। डिमांड एनालिसिस पढ़ रहे थे हम लोग और उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसी का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देखा था और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की चर्चा अगर मैं करूं तो फैक्टर्स की चर्चा अगर करूं तो हमारे पास प्राइस था, उसके बाद हमारे पास अदर फैक्टर्स थे। अदर फैक्टर्स में हमारे पास कंज्यूमर की इनकम थी, इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे, इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था। रिलेटेड गुड्स के प्राइस थे हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स देखा था। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या जनसंख्या भी जिसे आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने देखा था, ठीक है। प्राइस कैसे अफेक्ट करता है, प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइस बढ़ने पर वस्तु की जो मांग है वो घट जाती है, प्राइस घटने पर मांग बढ़ जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड, बेसिकली मांग की मात्रा होती है, ठीक है। वस्तु की मात्रा यानी प्राइस और वस्तु की मांग में कैसा रिलेशन होता है, एक इनवर्स रिलेशन होता है ना। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिमांड कर्व जो होता है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड कुछ ऐसा बनता है। इधर आपकी प्राइस है, इधर क्वांटिटी है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, अगर 5 रुपए पर वस्तु की 100 यूनिट की डिमांड हो रही है, बढ़ करके अगर 10 रुपए हो जा रहा है तो ये घट करके 50 यूनिट्स हो जा रही है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जा रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, यही एक्चुअली डिमांड कर्व है। ठीक है, तो प्राइस का और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। बार बार मैंने अब आपको बताया, टमाटर महंगा हो जाए, प्याज महंगा हो जाए, आप उसकी कम मात्रा खरीदते हैं, ठीक है। बट ये शॉर्ट रन में होता है। ऐसा होता है कि जब अदर फैक्टर्स नहीं चेंज हो रहे होते हैं, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे तो अलग स्थिति होगी। अदर फैक्टर्स की चर्चा अभी हम लोग करेंगे। यहीं पर अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड देखें, क्योंकि प्राइस और डिमांड में बात हुई है, तो लॉ ऑफ डिमांड भी देख लेते हैं। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है, मांग का नियम कहता है, यही बात कहता है कि प्राइस बढ़ने पर वस्तु की जो मांग की मात्रा है वो कम हो जाती है, प्राइस घटने पर वस्तु की जो मांग की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं, सेटेरिस पेरिबस, ठीक है। ये सेटेरिस पेरिबस मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, सेटेरिस पेरिबस। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, और ऐसा तब होता है जब अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, जैसे मान लीजिए दूध है, 36 रुपीज का आधा लीटर मिल रहा है, 60 रुपीज लीटर मिल रहा है, ठीक है। 60 रुपीज लीटर मिल रहा है दूध। अब आप 60 रुपीज से वो बढ़ करके 70 या 80 रुपीज पर लीटर हो जाता है। लेकिन जैसे ही दूध के दाम बढ़ते हैं वैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है। पहले आप पा रहे थे 20,000 रुपीज, अब आप पा रहे हैं 30,000 रुपीज। तो क्या आप दूध की कम मात्रा खरीदेंगे? हो सकता है ना खरीदें, आप उतनी ही मात्रा खरीद लें, ठीक है। हो सकता है कम भी खरीदें, या हो सकता है आप उतनी ही मात्रा खरीद लें जितना खरीद रहे हैं। तो उस स्थिति में क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि प्राइस में जब चेंज हो रहा है तो अदर थिंग्स क्या है, कांस्टेंट रहने चाहिए।
इसमें अगर बदलाव होगा तो हो सकता है प्राइस में चेंज होने के बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड में कमी ना आवे या प्राइस घटने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े। ऐसा हो जरूरी नहीं है हो, अगर अदर थिंग्स में चेंजेस आने लगते हैं, अदर फैक्टर्स में बदलाव आने लगता है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस में और वस्तु की मात्रा में कैसा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और ये सब तब होता है जब अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। और इसी आधार पर अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये एक डिमांड कर्व हमें डी डी मिलता है। डी डी डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, याद रखिएगा है ना, ऐसा होता है। दैट इज योर लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, अदर फैक्टर्स की बात करें, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये कैसे अफेक्ट करते हैं, तो इसको भी देखते हैं। कई जगह इसे प्राइस डिमांड कह दिया जाता है, अभी इनकम की बात करेंगे तो उसे इनकम डिमांड कह दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का तरीका अलग अलग है, बट कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लें। दूसरा है अदर फैक्टर्स की बात करें। अब अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर या उपभोक्ता की आय या व्यक्ति की आय, इसे हम लोग दो गुड्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं, इंफीरियर गुड एंड सुपीरियर गुड। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इकोनॉमिक्स में ना तो कोई गुड इंफीरियर होता है और ना ही कोई गुड सुपीरियर होता है। ठीक है, बट अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए जो सामान्यतः सस्ती वस्तुएं हैं उनको मैं इंफीरियर मांग रहा हूं और जो महंगी वस्तुएं हैं उन्हें सुपीरियर मांग रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये सब्जेक्टिव है। कोई भी पर्सन जिसकी आय कम है उसके लिए वो वस्तु जो सुपीरियर है, वो ऐसे पर्सन जिसकी आय काफी ज्यादा है उसके लिए वो इंफीरियर हो सकती है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है आपकी आय 20,000 रुपए प्रति माह है, आपके लिए 40 रुपए किलो वाला चावल जो है वो सुपीरियर गुड हो। लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 1,00,000 रुपए प्रति माह है, उसके लिए वो 40 रुपए किलो वाला चावल इंफीरियर गुड हो, उसको 80 रुपए 90 रुपए किलो वाला चावल खाना है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई इंफीरियर सुपीरियर गुड एज सच है नहीं, बट फिलहाल के लिए डिस्कशन को समझने के लिए हमने ऐसा किया है। तो यदि किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर सी बात है, इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि इंफीरियर गुड को छोड़ करके इनकम बढ़ने पर वो क्या करेगा, सुपीरियर गुड पर शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे ही अगर किसी पर्सन की इनकम घटती है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड बढ़ जाएगा। ठीक है, इनकम घटने पर बढ़ेगा और बढ़ने पर घटेगा, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये इंफीरियर गुड के साथ है। सुपीरियर गुड की बात करें, सुपीरियर गुड के साथ क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर सुपीरियर गुड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इनकम घटने पर डिमांड फॉर सुपीरियर गुड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। बढ़ेगा तो सुपीरियर गुड ज्यादा कंज्यूम करना चाहेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटेगा तो सुपीरियर गुड कम कंज्यूम कर पाएगा, वापस से इंफीरियर गुड पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इन दोनों के लिए अगर आप डिमांड कर बनाएंगे, इसे हम लोग इनकम डिमांड कहते हैं, आय मांग। यहां है डिमांड फॉर इंफीरियर गुड और इधर है इनकम। रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, तो डिमांड कर वैसा होगा। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट रिलेशन है, तो इधर हम इनकम लेते हैं,
इधर डिमांड फॉर सुपीरियर गुड लेते हैं, तो रिलेशन कैसा होगा, अपवर्ड होगा। इनकम बढ़ने पर इनकम सर्टेन है, मान लीजिए इनकम जो है 20K है, तो डिमांड फॉर सुपीरियर गुड समथिंग है, इनकम बढ़ गया, बढ़ करके 50K हो गया, तो डिमांड भी बढ़ करके सुपीरियर गुड का जो D1 था वो बढ़ करके D2 हो गया। तो यहाँ पे डिमांड इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, और यहाँ पर आप देखेंगे अपोजिट, अगर इनकम मेरी 10K है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज D1। और डिमांड में इनकम मेरी बढ़ करके 20K हो जाती है, तो इन्फीरियर गुड की जो डिमांड है वो घट करके D2 हो जाती है। क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कुछ ऐसा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मेरी स्वाद बदल गई, फैशन अभिरुचियां ऐसे में बदलाव आ जाता है। आपको कोई नई चीज पसंद आ जाए, नया फैशन आता है, आप उस फैशन की ओर चले जाते हैं। हो सकता है प्राइस में कोई चेंज ना हो, स्टिल आप जो पुराना प्रोडक्ट खरीद रहे थे उसकी डिमांड घट जाएगी, नए प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जिस तरह से इंपैक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की चर्चा कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, स्थानापन्न या प्रतिस्थापी वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देसी घी और मक्खन, ये भी इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ड्यू और स्प्राइट, जैसे फैंटा एंड मिरिंडा, कई सारे हैं टी एंड कॉफी। अब अगर टी के प्राइसेस, ऐसे में अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं तो इससे कॉफी की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। भाई टी के प्राइस बढ़ने लगेंगे तो टी एंड कॉफी दोनों पिए जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग जो पहले कॉफी नहीं पीते थे, टी पीते थे, अब वो क्या करेंगे, कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। टी के प्राइस बढ़ने के साथ साथ कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर टी के प्राइसेस घटते हैं तो हिसाब से कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशन है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो भी होंगे उनके बीच कैसा रिलेशन होगा, एक डायरेक्ट रिलेशन होगा, एक सीधा संबंध होगा। तो इधर हम प्राइस ऑफ टी ले ले रहे हैं, इधर डिमांड फॉर कॉफी ले ले रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन है तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। बस आपको याद रखना है कि अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट हैं तो जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा, प्राइस में और सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड में, है ना। एक की प्राइस में और दूसरे के डिमांड में कैसा रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। अब टी की प्राइस सर्टेन थी तो कॉफी की डिमांड सर्टेन थी, टी के प्राइस बढ़ गए, बढ़ करके P2 हो गए, तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ करके D2 हो गई। प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, ठीक। अब ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसी में कॉम्प्लीमेंट्री देख लें। इसी में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देख लें। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो साथ कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे बाइक एंड फ्यूल, ठीक है। अब बाइक और फ्यूल की बात करें तो अगर बाइक के प्राइसेस बढ़ेंगे तो फ्यूल की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि बाइक का प्राइस अगर बढ़ता है बाइक बिकना कम हो जाएगी, और बाइक जब बिकेगी तभी तो फ्यूल बिकेगा। तो बाइक अगर महंगी होती है तो फ्यूल की डिमांड घटेगी, क्योंकि बाइक और फ्यूल साथ साथ यूज होते हैं। बाइक महंगी होने का मतलब क्या है, डिमांड फॉर बाइक भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और बाइक रिड्यूस होगी तो
जो फ्यूल की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर बाइक के प्राइसेस घटते हैं तो फ्यूल की डिमांड बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर हमको इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पे बाइक के प्राइसेस और फ्यूल की डिमांड लेंगे हम, तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है, डिमांड कर्व कुछ ऐसा होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ ऐसा है। ऐसे ही नंबर ऑफ कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है और इधर डिमांड हम ले लेते हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बढ़ेगा, पॉपुलेशन घटेगी गुड्स की डिमांड घट जाएगी। ये एक हमारे पास जो है जो हमने अभी पढ़ा था सारे फैक्टर्स, उन फैक्टर्स का कुछ ऐसा प्रभाव है डिमांड पर। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।